नमस्कार। आज की इस लाइव टेस्ट के अंदर आप सभी का हार्दिक स्वागत। MCQ 26। लीजिए शुरुआत करते हैं। आज का पहला प्रश्न आपके सामने ये रहा। शाकंभरी के चौहान वंश की नींव डालने वाला शासक कौन था? देखिए, सांबर के आसपास का जो प्रदेश था उसको क्या बोलते थे? शाकंभरी कहते। और चौहानों का ये उत्पत्ति स्थल है। चौहानों की उत्पत्ति यहीं से हुई है। 551 ईस्वी को चौहान एक राजा जिसका नाम था वासुदेव। वासुदेव से चौहानों की उत्पत्ति कह सकते हैं या उन्होंने नींव डाली थी। एक प्रश्न ये भी है, सांबर झील का निर्माण किसने करवाया था? तो भी आप अच्छे से उत्तर दे सकते हैं कि वो किसने करवाया था। वासुदेव चौहान द्वारा करवाया गया था। समय याद रखना 551 ईस्वी। अगला प्रश्न ये लीजिए। सिरोही में देवड़ा चौहानों का शासन स्थापित करने वाला मूल पुरुष कौन था? कर्णदेव, सहसमल, लूम्बा या फिर लाखा देवड़ा। याद रखना सिरोही। सिरोही से क्या याद रखना है? सिरोही से हमें सिर याद रखना। क्या याद रखना? सिरोही से सिर याद रखना। और सिर के ऊपर देखिए शादी वादी होती है तब ये क्या लटकते रहते हैं? ये लूम्बा लटकते रहते हैं। इसलिए याद रखना है कैसा चौहान? लूम्बा चौहान। लूम्बा चौहान देखिए याद रखिएगा। इसके अलावा जालोर चौहानों के संस्थापक आते हैं तो कैसे पाल? कीर्तिपाल। कीर्तिपाल को कितु कहते हैं। अब नाडोल का पूछा जाए तो कैसे चौहान? लक्ष्मण चौहान। ये संस्थापक तो आप जरूर याद कर लो सभी के। अजय राज ने तांबे चांदी के सिक्के चलाए जो किस नाम से जाने जाते हैं? सबसे पहले तो ये प्रश्न पूछा जाता है सी और टी, चांदी और तांबा, ये याद रखना किस नाम से जाने जाते हैं। देखिए, विजय शाही द्रुम, अजय प्रिय या अजय देव द्रुम। ध्यान रहे ये है उसका नाम। और इस पर उनकी रानी जिसका नाम था सोमलेखा। सोमलेखा को सोमलवती भी कहते हैं, उसका उल्लेख मिलता है। सोमलवती भी कहते हैं, उसका उल्लेख मिलता है। ये अजय राज है। अजय राज के समय अजय मेरू, ध्यान रखना, अजय मेरू दुर्ग का निर्माण हुआ जिसको वर्तमान के अंदर तारागढ़ कहते हैं। तारागढ़ कब हुआ? 1113 1113 ईस्वी। नेक्स्ट अगला प्रश्न ये लीजिए। अर्णोराज ने वराह मंदिर का निर्माण किस सदी में करवाया था? तो अर्णोराज कब से कब तक राजा रहते हैं? वो सदी कौन सी थी? 11वीं सदी, 12वीं सदी, 13वीं सदी या फिर इनमें से कोई नहीं। 1133 से 53। तो यहाँ सदी कौन सी है? 12वीं सदी। और कौन से मंदिर का निर्माण करवाया था? वराह मंदिर का निर्माण करवाया था। इसी नाम से मेवाड़ में वराह मंदिर का निर्माण करवाया था अल्लट ने। अल्लट के द्वारा मेवाड़ में भी स्थान है कौन पर? आहड़ में। आहड़ में वराह मंदिर का निर्माण करवाया था। किसके द्वारा? अल्लट के द्वारा करवाया गया। नेक्स्ट, किस शिलालेख में चौहानों को चंद्रवंशीय बताया गया है? अच्छे प्रश्न है, इस तरह से आप याद रखिए। किसके अंदर ब्राह्मण वंशीय बताया गया, किस में चंद्रवंशी बताया गया है? तो यहाँ पर ये जो बिजोलिया है ना, इसके अंदर वत्स गोत्रीय क्या बताया गया? ब्राह्मण बताया गया है। और आबू का जो शिलालेख है, इस शिलालेख में चौहानों को चंद्रवंशी बताया गया। और ये जो बडली शिलालेख है ये राजस्थान का सबसे बताओ कैसा है? सबसे प्राचीन शिलालेख है। हमीर देव चौहान से संबंधित असंगत स्रोत कौन सा है? हमीर महाकाव्य नयन चंद्र सूरी, हमीर रासो जोधराज, हमीर हठ चंद्रशेखर और हमीर मान मर्दन। बिल्कुल सही आंसर दे रहे हो। हमीर मान मर्दन किसके द्वारा लिखा गया था? जय सिंह सूरी के द्वारा लिखा गया ग्रंथ है जिसका नाम है हमीर मान मर्दन ग्रंथ। अजमेर में आना सागर झील का निर्माण किसने करवाया था? अजय राज ने, अर्णोराज ने, पृथ्वीराज चौहान ने या फिर
विग्रहराज चतुर्थ ने, आना जी ने करवाया था। आना जी किसका नाम था बताओ? आना जी किसका नाम था? आना जी नाम था अर्णोराज का। नाम क्या था? आना जी था। आना सागर झील का निर्माण कौन सी नदी के पानी को रोक कर करवाया गया? बांडी नदी के। किसके रक्त को साफ करने के लिए? तुर्कों के रक्त को साफ करने के लिए आना सागर झील का निर्माण कहाँ करवाया गया? अजमेर में। देखिए सारे प्रश्न को अच्छे तरीके से याद रखना। अब देखिए अर्णोराज की अगर बात करें, अर्णोराज की हत्या किसके द्वारा की गई आप बताओ? अर्णोराज की हत्या किसने की थी? तो अर्णोराज की हत्या कर दी थी किसके द्वारा? जगदेव के द्वारा अर्णोराज की हत्या कर दी गई थी। तो यहाँ हम जगदेव को किस नाम से जाना जाता है? पितृहंता के नाम से जाना जाता है। बीसलदेव रासो की रचना किसने की थी? जयानक, चंद्रबरदाई, नरपति नाल या फिर आशाधर। गूढ़वाड़ी के अंदर ये लिखा गया है, ये भी आप साथ में याद रखना। गूढ़वाड़ी के अंदर ये लिखा गया जिसका नाम है बीसलदेव रासो। किसके ऊपर लिखा गया है? विग्रहराज चतुर्थ। विग्रहराज चतुर्थ चौहान जो राजा थे, विग्रहराज चतुर्थ, जिसको कवि बांधव या फिर कटिबंधु भी कहते थे, तो ये किसने लिखा था? नरपति नालर के द्वारा लिखा गया। 1683 ईस्वी बूंदी में 84 खंभों की छतरी का निर्माण किसने करवाया? राव अनिरुद्ध ने, राव शत्रुशाल के द्वारा, राव भाव सिंह के द्वारा और राव भोज के द्वारा। धा भाई देवा गुर्जर, ध्यान से याद रखना, धा भाई देवा गुर्जर की स्मृति के अंदर 84 खंभों की छतरी का निर्माण राजा राव अनिरुद्ध सिंह के द्वारा करवाया गया। सबसे ज़्यादा को ऐसी कौन सी छतरी जिसमें खंभे सबसे ज़्यादा हैं? इसके बाद में आती है 80 खंभों की छतरी, जो कहाँ पर है? अलवर के अंदर है। 80 खंभों की छतरी अलवर में। हाड़ौती के चौहान वंश में वो कौन सा शासक था जिसने अपने जीवन काल में सोने की मूर्ति बनाकर उसका अंतिम संस्कार किया गया? ऐसे एक हाड़ौती के शासक थे विष्णु सिंह, उम्मेद सिंह, दलील सिंह या फिर इनमें से कोई नहीं। क्या नाम था? उम्मेद सिंह। इनका नाम उम्मेद सिंह था। निम्न में से असंगत बताइए, ध्यान से पढ़ लो। प्रबंध चिंतामणि मैरू तुंग, पृथ्वीराज रासो चंद्र बरदाई, सुरजन चरित हेमचंद्र सूरी और कानड़ देव प्रबंध पद्मनाभ। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ये जो गलत हैं, सर्जन चरित किसने लिखी थी? चंद्रशेखर के द्वारा लिखी गई। अमीर हठ किसने लिखी थी? चंद्रशेखर के द्वारा लिखी गई थी। तराइन का द्वितीय युद्ध कब हुआ? 1191 में प्रथम हुआ, 1192 के अंदर दूसरा हुआ। तराइन स्थान कहाँ पर पड़ता है? तराइन स्थान पड़ता है करनाल हरियाणा के अंदर। तराइन स्थान किसके बीच में हुआ था? पीसी थर्ड मतलब पृथ्वीराज तृतीय और सामने मोहम्मद गोरी के बीच में ये युद्ध लड़ा गया था। तराइन का द्वितीय युद्ध है जिसमें मोहम्मद गोरी विजयी, और ये भारतीय इतिहास का कौन सा युद्ध था? निर्णायक युद्ध था। दातानी का युद्ध कब लड़ा गया था? 81, 82, 83 या फिर 84 को? महत्वपूर्ण है, दातानी का जो युद्ध है सिरोही के इतिहास का ये महत्वपूर्ण युद्ध माना जाता है, दातानी का युद्ध। और ये लड़ा गया था 1583 ईस्वी के अंदर। और सिरोही के राजा थे उस समय सुल्तान देवड़ा और सामने मुगल सेना के बीच में लड़ा गया, जिसमें सुल्तान देवड़ा विजयी हुए। उस समय जगमाल जो महाराणा प्रताप के छोटे भाई थे, लड़ते हुए इस युद्ध में मारे गए थे। कछवा राजवंश के संस्थापक कौन थे? दुल्हाराय, कोकिलदेव, भारमल या फिर मालदेव? ढोला संस्थापक कौन थे? ढोला जिसका नाम था, दुल्हराय जिसका नाम था, तेजकरण जिसका नाम था, सालह कंवर जिसका नाम था, वही
जयपुर कछवा राजवंश का संस्थापक था दुल्हे राय, और दुल्हे राय के द्वारा ही जमवाय माता मंदिर का निर्माण करवाया था, जो कछवा राजवंश की क्या है बताओ? कुल देवी या फिर आराध्य देवी? कुल देवी, बहुत अच्छी बात है, कुल देवी। 1311 अलाउद्दीन खिलजी ने जालोर किले पर अधिकार कर वहां किसे प्रतिनिधि नियुक्त किया था? कमालुद्दीन गुर्ग, बीरमदेव, नुसरत खां या फिर मालदेव? देखिए अलाउद्दीन खिलजी ने 1308 में सिवाना जीता, तब भी वहां पर जिस व्यक्ति को नियुक्त किया उसी को 1311 ईस्वी को जब जालोर जीता तब ही नियुक्त किया गया था। तो सिवाना और जालोर दोनों में एक ही व्यक्ति नियुक्त हुआ था और उसका नाम था कमालुद्दीन गुर्ग। लेकिन सिवाना का नाम इन्होंने रखा था खेरा, सिवाना का नाम रखा था खैराबाद, और जालोर का नाम रखा था जलालाबाद नाम रखा था। किसका? जालोर का। अकबर ने आमेर के किस राजा को 7000 का मनसब प्रदान किया? मानसिंह प्रथम, मानसिंह द्वितीय, भारमल या फिर भगवंत दास? भारमल और भगवंत दास को कितने का दिया था? 5000 का मनसब दिया था। मानसिंह द्वितीय जयपुर के अंतिम राजा थे, ये अंतिम शासक थे। फिर पीछे रहे कौन? मानसिंह प्रथम। मानसिंह प्रथम को फरजंद की उपाधि प्रदान की थी तथा कितने हजार का मनसब दिया था? 7000 का मनसब प्रदान किया गया था। अकबर के दरबार में सबसे सम्मानित हिंदू राजा कौन थे? अगर प्रश्न आ जाए सबसे सम्मानित हिंदू राजा तो मानसिंह प्रथम ही थे। नेक्स्ट, अकबर का राजपूताने में प्रथम विवाह किस स्थान पर हुआ था? देखिए स्थान पर पूछा जाता है, ये कब हुआ था? तो प्रश्न आ सकता है 1562 में हुआ था। किस स्थान पर हुआ था? अकबर की विवाह स्थली राजस्थान में किसको कहते हैं? सांबर को कहते हैं। ये विवाह किसकी मदद से? चगताई खां। किसके? चगताई खां की मदद से ये विवाह हुआ था। अब आपको बताना है कि अकबर का प्रथम विवाह किसके साथ हुआ था? राजपूताने का प्रथम राजा जिसने अकबर की अधीनता स्वीकार कर मुगलों के साथ वैवाहिक संबंध स्थापित किए, वो राजपूताने का प्रथम राजा भगवंत दास, भारमल, मानसिंह प्रथम या मोटा राजा उदय सिंह? देखिए भारमल ने अपनी पुत्री जिसका नाम था हरखाबाई, और हरखाबाई का विवाह किसके साथ किया? हरखाबाई का विवाह सांबर नामक स्थान पर अकबर के साथ किया। अकबर ने इसका नाम क्या रखा था? मरियम उजमानी रखा था। उजमानी, और मरियम उजमानी का अर्थ होता है स्वर्ग की परी, स्वर्ग की परी होता है। यहाँ भगवंत दास ने भी अपनी पुत्री का विवाह किया था मानबाई का, जो कि अकबर के साथ ना करके किसके साथ किया था? जहांगीर के साथ किया था। मोटा राजा ने अपनी पुत्री जोधाबाई का विवाह किया था, लेकिन वो भी जहांगीर के साथ किया था। नेक्स्ट, पुरंदर की संधि में आमेर के किस राजा की महत्वपूर्ण भूमिका रही? 11 जून 1665 ईस्वी को एक संधि हुई थी जिसका नाम था पुरंदर की संधि। ये संधि मराठा शिवाजी और सामने आमेर के एक राजा थे जिसका नाम था मिर्जा राजा जय सिंह के बीच में यह संधि हुई थी। और उस समय मुगल बादशाह, अगर प्रश्न आए पूछे कि मुगल बादशाह कौन थे, तो मुगल बादशाह थे औरंगजेब। सवाई जय सिंह ने कितने मुगल बादशाहों का काल देखा था? 5, 6, 7 या फिर 8? सही आंसर क्या होगा? सवाई जय सिंह ने कितने मुगल बादशाहों का काल देखा था? 7 मुगल बादशाहों का काल देखा था। जयपुर की स्थापना कब हुई? 1724 में, 25 में, 26 में या फिर 27 के अंदर जयपुर कब स्थापित हुआ? जयपुर के संस्थापक कौन थे? सवाई जय सिंह जयपुर के संस्थापक थे, सवाई जय सिंह। और जयपुर की नींव किसने रखी थी? पंडित जगन्नाथ ने रखी थी। और जयपुर के वास्तुकार कौन थे?
विद्याधर भट्ट जयपुर के वास्तुकार। और ख़ास बात यह है कि जयपुर सिंधु घाटी सभ्यता की तर्ज पर बसाया गया है। कौन सी वेधशाला सवाई जय सिंह द्वारा स्थापित नहीं की गई? तो याद रखना, डीजे पर उमवा नृत्य किया। यहाँ पर डीजे पर उमवा नृत्य याद रखना। दिल्ली, जयपुर, उज्जैन, मथुरा, वाराणसी। यहाँ पर मथुरा आ गया, उज्जैन आ गया, वाराणसी आ गया। तो पीछे कौन सा रहा? आगरा। आगरा के अंदर वेधशाला स्थापित नहीं की गई थी। सवाई जय सिंह के सर्वश्रेष्ठ दरबारी कवि कौन थे? विद्याधर भट्टाचार्य, जगन्नाथ कृष्ण भट्ट या फिर रूप भट्ट। विद्याधर भट्टाचार्य, इन्होंने तो ये जयपुर के वास्तुकार थे। अभी मैंने बताया था विद्याधर भट्ट जो थे वास्तुकार थे। ये जो कृष्ण भट्ट है, इसको कलानिधि की उपाधि दी गई थी, कलानिधि कृष्ण भट्ट। और कलानिधि कृष्ण भट्ट सवाई जय सिंह के सर्वश्रेष्ठ दरबारी कवि थे। राजमहल का युद्ध कब लड़ा गया? सवाई ईश्वरी सिंह और सवाई माधो सिंह फर्स्ट। ईश्वरी और माधो सिंह फर्स्ट के बीच में युद्ध लड़ा गया। दोनों भाई थे, इन दोनों के बीच में युद्ध लड़ा जाता है जिसका नाम है राजमहल का युद्ध। और राजमहल एक ऐसा स्थान है जहाँ पर 3 नदियों का त्रिवेणी संगम होता है। और राजमहल कहाँ पर है? टोंक के अंदर है। राजमहल के बाद बगरू का युद्ध भी लड़ा गया था। तो ये युद्ध लड़ा गया था 1747 ईस्वी के अंदर। इस युद्ध में विजयी कौन हुए? ईश्वरी सिंह विजयी हुए थे। इसकी याद में ईसर लाट का निर्माण करवाया था। जयपुर के किस राजा को भोमिया देव के नाम से जाना जाता है? ईश्वरी सिंह, माधो सिंह प्रथम, माधो सिंह द्वितीय या फिर प्रताप सिंह। भोमिया देव के नाम से उसी को जाना जाता है जिसने 1750 ईस्वी को मराठों से तंग आकर के क्या कर ली थी? आत्महत्या कर ली थी। आत्महत्या एक कायरता है, लेकिन इन्होंने भी एक कायरतापूर्ण कार्य जरूर किया था, जो कि ऐसा कार्य किसी को भी नहीं करना चाहिए। और वो राजा कौन थे? ईश्वरी सिंह। इसलिए इनको भोमिया देव या फिर जागृत देव कहते हैं। किस शासक के समय अलवर रियासत की स्थापना हुई थी? अलवर रियासत की स्थापना कब हुई थी? 1775 में हुई थी। और 1775 समय शासक कौन थे? जयपुर के सवाई पृथ्वी सिंह थे। लेकिन इसके अलवर के अगर आपसे संस्थापक पूछ लेते हैं कि अलवर के संस्थापक कौन थे? अलवर के संस्थापक प्रताप सिंह थे। जबकि अलवर में भी कछुआओं का ही राज था, लेकिन वहाँ की इनकी शाखा थी जिसका नाम था नरूका। अलवर के राजा अपने नाम के आगे सवाई शब्द का प्रयोग नहीं करते थे। जयपुर का कौन सा शासक बब्बर शेर के नाम से प्रसिद्ध रहा? माधो सिंह प्रथम, माधो सिंह द्वितीय, मान सिंह प्रथम या फिर मान सिंह द्वितीय, जिसको जयपुर का बब्बर शेर कहते थे। और शेर कभी घाट का पानी नहीं पीता है, उसका नाम था माधो सिंह द्वितीय था। गंधर्व बाईसी किसके दरबार में थी? प्रताप सिंह, जगत सिंह, राम सिंह या फिर जय सिंह। गंधर्व बाईसी किसके दरबार में थी? 22 दरबारी कवि थे। 22 कवि, 22 संगीतज्ञ, सब 22 के नाम से ही प्रसिद्ध थे, इसलिए उसको गंधर्व बाईसी कहते हैं। तो ये किसके? प्रताप सिंह के समय। जयपुर का बदनाम शासक कौन था? प्रताप सिंह, जगत सिंह, राम सिंह या फिर जय सिंह। किसको जयपुर का बदनाम शासक कहते थे?
जगत सिंह द्वितीय को कहते थे। याद रखना, जगत सिंह द्वितीय को कहते थे, क्योंकि इन्होंने एक महिला थी जिसका नाम था रस कपूर नामक महिला को आधा राज्य देने की घोषणा कर दी थी। इसी के साथ साथ इनके समय कृष्णा कुमारी को लेकर के, कृष्णा कंवर को लेकर के युद्ध लड़ा गया था, जिस युद्ध का नाम था गिंगोली का युद्ध। गिंगोली के युद्ध को राजस्थान का कलंक कहते थे। 1807 ईस्वी में लड़ा गया था, इसलिए इनको जयपुर का कैसा राजा कहते हैं? बदनाम राजा भी कहते हैं। जयपुर के शासक ने अंग्रेजों के साथ आश्रित पार्थक्य की संधि की थी। ये कब हुई थी? 1818 ईस्वी में हुई थी। और ये जगत सिंह द्वितीय ने की, राम सिंह ने की, मान सिंह ने की थी, या फिर माधो सिंह के द्वारा की गई? ये बदनाम राजा के द्वारा की गई थी, जिसका नाम था जगत सिंह सेकंड। 1857 क्रांति के समय में जयपुर के किस राजा ने अंग्रेजों का साथ दिया था? देखिए, आज जयपुर राजवंश से संबंधित प्रश्न ज़्यादा पूछे जा रहे हैं और दूसरे किससे पूछे जा रहे हैं? चौहान राजवंश से संबंधित पूछे जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि मैंने सुबह ही आपको इसकी बारे में टेलीग्राम पर बता दिया गया था। अभी तक जो लोग टेलीग्राम से नहीं जुड़े हैं वे कृपया करके संकल्प क्लासेज बारमेर लेकर के आप टेलीग्राम से जुड़ जाइएगा, तो टेलीग्राम से आपको सभी प्रकार की जानकारी समय समय पर मिलती रहेगी। राम सिंह द्वितीय और 1857 क्रांति के समय राम सिंह द्वितीय ने अंग्रेजों का साथ दिया था। अंग्रेजों ने इनको सितार ए हिंद की उपाधि प्रदान की थी। मदरसा हुनरी की स्थापना कब की? 56 में, 57 में, 59 में या फिर 62 के अंदर? ये भी राम सिंह सेकंड के कार्यकाल के अंदर, राम सिंह द्वितीय के कार्यकाल के समय 1857 ईस्वी को मदरसा हुनरी की स्थापना हुई थी। मदरसा हुनरी, जिसको वर्तमान में राजस्थान स्कूल ऑफ आर्ट एंड क्राफ्ट कहते हैं। सर्वप्रथम डाक टिकट एंड पोस्ट कार्ड की शुरुआत 1904 ईस्वी को डाक एवं पोस्ट कार्ड की शुरुआत किसके समय हुई थी? और 1904 ईस्वी में जयपुर के राजा थे बब्बर शेर, जिसका नाम था माधो सिंह द्वितीय, और माधो सिंह द्वितीय के समय ही इसकी शुरुआत हुई थी। जयपुर के अंतिम महाराजा कौन थे? मान सिंह प्रथम, मान सिंह द्वितीय, मान सिंह तृतीय या मान सिंह चतुर्थ? जयपुर के अंतिम महाराजा मान सिंह द्वितीय थे। मान सिंह द्वितीय अंतिम महाराजा थे जिसको राजस्थान का राज प्रमुख बनाया गया, राजस्थान पूरे का। हालांकि ये वृहत राजस्थान के भी राज प्रमुख थे, वृहत राजस्थान राज प्रमुख थे। बाद में इनको स्पेन का राजदूत भी नियुक्त किया गया और ये थे मान सिंह प्रथम, और दूसरा नाम है मान सिंह द्वितीय। तो यहाँ मान सिंह प्रथम और मान सिंह द्वितीय हुए, मान सिंह तृतीय और मान सिंह चतुर्थ नाम से कोई राजा नहीं थे। तो सही उत्तर क्या होगा? मान सिंह द्वितीय। राजस्थान को कितने भौतिक भूभागों में बांटा गया है? राजस्थान के जो भौतिक भूभाग हैं, भौतिक भूभाग राजस्थान के कितने हैं, कितनों के अंदर राजस्थान को बांटा गया है? तो यहाँ देखते हैं बीच के अंदर ये तो आ जाती है, पहाड़ी क्षेत्र आ जाता है। ये कौन सा है? ये पूरा अरावली क्षेत्र है। और ये जो है ये मैदानी क्षेत्र आ जाता है, ये मैदानी यानी मरुस्थलीय, मैदानी में भी कैसा? मरुस्थल, ये मरुस्थल। और इधर का जो है इसे बोलते हैं पूर्वी मैदानी भाग आ जाता है, और इधर दक्षिणी पूर्वी क्या आ जाता है? पठारी भाग आ जाता है। तो इसके कितने भाग बता दिए अभी मैंने आपको? 4 भाग हो गए। तो इसको कितने भागों में बांटा गया है? 4 भौतिक भूभागों में बांटा गया है। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा भौतिक भूभाग कौन सा है? देखिए, इस हिस्से के अंदर जो ये भाग आता है, इस हिस्से के अंदर, ये यहाँ से लेकर इस हिस्से के अंदर, ये जो है ये भाग, ये क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा है, क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा भाग है। आप बता सकते हो कितना क्षेत्रफल कितना है इसका, कितने प्रतिशत इसका क्षेत्रफल है और कितने प्रतिशत इसके अंदर जनसंख्या निवास करती है? तो यहाँ ये क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा भाग कौन सा हो जाएगा? उत्तर पश्चिमी भाग। अरावली पर्वतमाला वलित
अवशिष्ट, पुरातन, उपयुक्त सभी। अरावली पर्वतमाला, अरावली पर्वतमाला को राजस्थान की सबसे प्राचीन पर्वतमाला माना जाता है, जो कि कैसी वलित भी है, अवशिष्ट भी है, पुरातन प्राचीन भी है और उपरोक्त सभी बातें सही हैं। कौन से भौतिक भूभाग में सघन जनसंख्या निवास करती हैं? भौतिक भूभाग में ज़्यादा जनसंख्या निवास करती है और वो कौन सा है? ये जो भौतिक भूभाग है इसके अंदर जनसंख्या ज़्यादा निवास करती हैं। और ये भाग कितना प्रतिशत है? 23% भाग है, लेकिन 39% जनसंख्या निवास करती है। इसलिए क्षेत्रफल से ज़्यादा ये प्रतिशत किसका है? जनसंख्या का। तो सही उत्तर कौन सा होगा? पूर्वी मैदानी भाग। पूर्वी मैदानी भूभाग किसका अवशेष माना जाता है? बहुत अच्छा प्रश्न है। तैतीस सागर, गोंडवाना लैंड, अंगारा लैंड उपरोक्त में से कोई नहीं। देखिए, सबसे पहले तो यह सोच लो, अंगारा लैंड के राजस्थान में कोई अवशेष नहीं है। फिर बात आती है गोंडवाना लैंड के अवशेष, पर्वत और पठार। जब भी बात आती है तो समझ लीजिए ये किसके अवशेष है? गोंडवाना लैंड के। अब आते हैं तैतीस सागर के, ये है मरुस्थल और प्लस मैदानी भाग जो हैं ये किसके हैं? तैतीस सागर के अवशेष माने जाते हैं। इसका सही उत्तर क्या होगा? 1 नंबर इसका सही आंसर होगा। राजस्थान में जल ग्रहण क्षेत्र की दृष्टि से सबसे बड़ी नदी कौन सी है? वो नदी कौन सी है जो राजस्थान में सबसे ज़्यादा जल ग्रहण क्षेत्र है उसका? बनास, चंबल, माही या फिर लूनी। अपवाह तंत्र में सबसे बड़ी कौन सी है? अपवाह तंत्र में सबसे बड़ी चंबल है। लेकिन जल ग्रहण क्षेत्र सबसे किसका है? बनास का है। ये बनास नदी के बारे में एक प्रश्न और याद करना, पूर्णतः राजस्थान की सबसे लंबी नदी कौन सी है? वो भी बनास ही है। निम्न में से संगत नहीं है, मतलब असंगत है। कांतड़ी, काकने, रूपनगढ़, जूजड़ी। देखिए, जूजड़ी, ये तीनों नदियां एक जैसी है। इनको कैसी प्रवाह की कहते हैं? आंतरिक प्रवाह की नदी कहते हैं। तो जोजड़ी कैसी है? ये अरब सागरीय नदी है। और जोजड़ी किस में जाकर के मिल जाती है नदी? ये लूणी नदी के अंदर मिल जाती हैं। लूणी में मिलने वाली एक मात्र ऐसी नदी है जो कौन सी दिशा से मिलती है? दाईं ओर से मिलती हैं। कहाँ से निकलती है जोजड़ी? पोंडुलू गांव की पहाड़ियां, नागौर। कौन सी नदी पर सर्वाधिक त्रिवेणी संगम है? बहुत अच्छा प्रश्न है और ऐसे प्रश्न कई बार कंटिन्यू पूछे जाते हैं कि क्रमबद्ध रूप से त्रिवेणी संगम आप बताइए। तो ये कौन सी नदी ऐसी जिसके ऊपर त्रिवेणी संगम बने हुए हैं? तो ये जो नदी है इस तरह से ये जो चल रही है, इस नदी के ऊपर त्रिवेणी संगम बने हुए और इस नदी का नाम क्या है? इस नदी का नाम है बनास। बनास नदी के ऊपर त्रिवेणी संगम बने हुए। एक तो बनास नदी के ऊपर त्रिवेणी संगम यहाँ बना हुआ है। कहाँ पर यह स्थान पड़ता है? मैनाल भीलवाड़ा के अंदर। मैनाल भीलवाड़ा। और दूसरा यहाँ पर त्रिवेणी संगम बना हुआ है, ये स्थान कौन सा है? राजमहल टोंक के अंदर बना हुआ। और तीसरा त्रिवेणी संगम यहाँ पर बना हुआ और ये स्थान है रामेश्वरम। और ये रामेश्वरम कहाँ पर है? सवाई माधोपुर। यहाँ पर किसका त्रिवेणी संगम है? इधर से आ जाती है चंबल नदी और इधर से आ जाती है बनास और इधर से आ जाती है सीप नदी और चंबल नदी। और यहाँ पर जो है त्रिवेणी संगम, ये राजमहल के अंदर बनास, डाई और खारी का त्रिवेणी संगम है। त्रिवेणी संगम बना हुआ है। और यहाँ जो त्रिवेणी संगम है वो है BM का है। बनास, बेड़ज और मैनाल का त्रिवेणी संगम है। बनास, बेड़ज, मैनाल। और यहाँ पर है बड़ा खा का त्रिवेणी संगम, BBSC का त्रिवेणी संगम। ये 3 कंटिन्यू त्रिवेणी संगम आप अवश्य याद रखना। राजस्थान में सर्वाधिक अपवाह तंत्र किसका? अरब सागरीय है, बंगाल खाड़ी का है, आंतरिक प्रवाह का है या हिंद महासागरीय है? बताओ, सबसे ज़्यादा अपवाह तंत्र किसका है? तो उत्तर आता है कि सबसे ज़्यादा अपवाह तंत्र आंतरिक प्रवाह का है। आंतरिक प्रवाह का अपवाह तंत्र सबसे ज़्यादा है।
आंतरिक प्रवाह तंत्र की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? और सबसे लंबी नदी भी पूछा जा सकते हैं। आंतरिक प्रवाह की सबसे लंबी नदी कौन सी है? आंतरिक प्रवाह देखिए, लूणी आंतरिक नहीं है, माही आंतरिक नहीं, सोम नहीं है, तो इसका सही उत्तर क्या होगा? घग्गर आंतरिक प्रवाह की सबसे बड़ी नदी है। राजस्थान में सबसे कम अपवाह तंत्र कौन सी नदी का है? राजस्थान में ऐसी नदी है जिसका उद्गम ही राजस्थान में, बाकी तो गुजरात में चली जाती हैं। और वो नदी कौन सी है? साबरमती नदी, जिसके किनारे किसका आश्रम था? गांधी जी का आश्रम था। नदी का नाम क्या है? साबरमती नदी। और राजस्थान की कौन सी नदी जो दक्षिण से उत्तर की ओर चलती है? बिल्कुल, बहुत अच्छा प्रश्न है। दक्षिण से ये चल रही, देखो किस तरह से चल रही, दक्षिण से उत्तर की ओर चलती है। तो ये दक्षिण से उत्तर की ओर। माही नदी तो इस तरह से वापस निकल जाती है, लूणी नदी इस ऐसे होकर के यूँ चलती है, और बनास तो बिल्कुल ऐसे सीधी चलती है। तो ये नदी कौन सी होगी? चंबल नदी। निम्न में से असंगत बताइए। अब इसमें से असंगत बताना है। जवाई नदी, बनास नदी, कोठारी नदी या फिर चंबल नदी। बनास, कोठारी और चंबल ये सब कैसी हैं? कैसे प्रवाह की नदी है? ये बंगाल खाड़ी के प्रवाह की नदियां हैं। और जवाई नदी जो है ये लूणी में जाकर के मिल जाती हैं, तो कैसी हो जाएगी? अरब सागरीय तंत्र की नदी है। तो ये कैसा हो जाएगा? ये असंगत होगा। वो कौन सी नदी जो राजस्थान में 2 बार प्रवेश करती हैं? राजस्थान का जो ये हिस्सा है, इधर का हिस्सा ये, अब ये राजस्थान इस तरह, ये जो 12 जिला है, एक बार यहाँ से प्रवेश करती है, फिर इधर यहाँ आकर के और प्रवेश करती है। एक बार इधर प्रवेश करेगी, एक बार यहाँ प्रवेश करेगी। इस नदी का नाम है कुन्नू नदी। कुन्नू नदी ये राजस्थान में कितनी बार प्रवेश करती हैं? राजस्थान के अंदर 2 बार प्रवेश करती हैं। पश्चिमी विक्षोभों जिनसे शीतकाल राजस्थान वर्षा होती है, कि उत्पत्ति का क्षेत्र कौन सा है? हिंद महासागर, भूमध्य सागर, अटलांटिक महासागर या फिर कोई नहीं। सही आंसर क्या होगा? सही आंसर होगा भूमध्य सागर। निम्न में से कौन सा जिला अर्ध शुष्क प्रदेश के अंदर आता है? अर्ध शुष्क प्रदेश के अंदर टोंक, अजमेर, भरतपुर या फिर नागौर। देखिए, राजस्थान का जो ये इधर का जो ये हिस्सा है, इसके एक भाग ये शुष्क में आता है और ये भाग किस में आता है? अर्ध शुष्क में आता है। तो इसमें जिला कौन सा आएगा? नागौर जिला आएगा। राज्य में अपेक्षिक आर्द्रता सर्वाधिक कब रहती है? जून जुलाई में, जुलाई अगस्त में, अगस्त सितंबर में, दिसंबर जनवरी में। बहुत अच्छा प्रश्न है। सबसे ज़्यादा कब रहती है? जुलाई अगस्त के अंदर है। अब जून के बाद में आपके जुलाई महीना आ जाएगा और तब सबसे ज़्यादा आर्द्रता रहेगी। अब मानसून आना शुरू हो जाएगा और राजस्थान के अंदर 15 जून को मानसून प्रवेश कर जाता है। तो थोड़ा सा ध्यान रखिए, हो सकता है कभी इससे पहले और कभी इसके बाद में भी मानसून प्रवेश करता है। गर्मियों में माउंट आबू का तापमान राजस्थान के अन्य स्थानों की तुलना में कम रहता है, क्योंकि राजस्थान में माउंट आबू की समुद्र तट से दूरी सर्वाधिक, देखो दूरी सर्वाधिक है या ऊंचाई है? यहाँ थोड़ा सा गलत लग रहा है। माउंट आबू में मानसूनी हवाओं का प्रभाव ज़्यादा है, ये भी ठीक नहीं है। माउंट आबू उच्च स्तर ऊंचाई पर अवस्थित है। माउंट आबू पर वायुमंडलीय दाब कम रहता है। तो यहाँ सही आंसर कौन सा है? उच्च स्तरीय ऊंचाई पर स्थित होना, ये एक कारण है अन्य स्थानों की तुलना में। नेक्स्ट अगला प्रश्न, पश्चिमी राजस्थान में न्यून वर्षा के लिए उत्तरदायी मूल अंशदायी कारण कौन है? वैसे अगर माना जाए तो मूल अंशदायी कारण तो ये है, और जिसका नाम है अरावली। अरावली बीच के अंदर आ गई है, ये कारण है। अरावली के कारण हमारा ये क्षेत्र जो है वृष्टि छाया प्रदेश में स्थित हो जाता है और ये ही एक मूल कारण है। इसके बारे में कई बार प्रश्न आ चुका है। वैसे इसकी जो डिटेल से कई बार ज्योग्राफी की जब भी भंवर जी सर की क्लास लगती है तो सर के द्वारा बड़े अच्छे तरीके से ये सारी चीज़ें समझाई जाती हैं और आगे भी वो समझाते रहेंगे, तो आप लोग जरूर समझिएगा। नेक्स्ट, आक, खेजड़ी, रोइडा, बबूल, कंटीली झाड़ियाँ, फोग आदि वनस्पति राज्य किस जलवायु प्रदेश में पाई जाती हैं?
उप आर्द्र जलवायु प्रदेश, आर्द्र जलवायु प्रदेश, अति आर्द्र जलवायु प्रदेश या अर्ध शुष्क जलवायु प्रदेश। सही आंसर होगा कैसा, इसमें शुष्क शब्द कहीं नहीं है तो अर्ध शुष्क दिया हुआ। इस क्षेत्र के अंदर ये ज़्यादा पाई जाती हैं। समान वर्षा के स्थानों को मिलाने वाली रेखा को क्या कहते हैं? ऐसे स्थान जिस पर समान मात्रा में वर्षा होती है उन स्थानों को मिलाने वाले को के रेखा को समवर्षा रेखा, समदाब रेखा, समताप रेखा या फिर कोई नहीं, दाब वालों को दाब, ताप वालों को ताप और समवर्षा रेखा, उसे क्या बोलते हैं? समवर्षा रेखा। नेक्स्ट देखिए, कोपेन के अनुसार, ट्वार्था के अनुसार इस तरह से वर्गीकरण दिया जाता है। किसका वर्गीकरण है? जलवायु का वर्गीकरण हमें पढ़ने को मिलता है। तो यहाँ पर DAW ये वर्गीकरण जो जलवायु कहाँ पाई जाती है, ये जलवायु इस क्षेत्र में ज़्यादा पाई जाती है, बूंदी और सवाई माधोपुर। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? गंगानगर हनुमानगढ़ भूरी बलुई मिट्टी, उदयपुर चित्तौड़ लाल काली मिट्टी, कोटा झालावाड़ काली मिट्टी, अलवर जयपुर कछारी मिट्टी। बिल्कुल सही है, अलवर जयपुर ये पूर्वी मैदानी क्षेत्र, इधर कछारी मिट्टी पाई जाती है। हाड़ौती क्षेत्र काली पाई जाती है, उदयपुर काली लाल दोनों। यहाँ पर भूरी बलुई मिट्टी, यहाँ बलुई नहीं है, भूरी कैसी मिट्टी पाई जाती है? दोमट मिट्टी पाई जाती है। राज्य में किस मिट्टी का क्षेत्र सर्वाधिक है? रेतीली, लाल, काली या फिर दोमट? बिल्कुल आप समझ गए होंगे, पश्चिमी राजस्थान के अंदर सबसे ज़्यादा कौन सी मिट्टी पाई जाती है? रेतीली मिट्टी पाई जाती है, जिसके कण बहुत मोटे कण होते हैं, मोटे, जो कि जल्दी गर्म हो जाती है और जल्दी ठंडी हो जाती हैं। ये सबसे ज़्यादा इस क्षेत्र में पाई जाती हैं। कृषि के लिए सर्वाधिक लाभकारी मिट्टी कौन सी है? कृषि के लिए बलुई दोमट, गाद दोमट, बलुई या फिर मटियार दोमट सबसे ज़्यादा लाभदायक कैसी है? बलुई दोमट मिट्टी सबसे ज़्यादा लाभदायक हैं। खारी मिट्टियाँ कहाँ पाई जाती हैं? खारी बाड़मेर, जैसलमेर, बीकानेर, नागौर, ये जो क्षेत्र हैं यहाँ पर खारे पानी की झीलें पाई जाती हैं और यहीं पर ही खारी मिट्टी पाई जाती है और मिट्टी के कारण ही इन झीलों का पानी भी कैसा होता है? खारा होता है। देख लीजिए, लूणी नदी आधी मीठी है और आगे आधी कैसी हो जाती है? खारी हो जाती है, क्योंकि इस यहाँ की मिट्टी के अंदर लवणीयता की मात्रा अधिक है। एरिडोसोल्स मृदा पाई जाती है। एरिडो कहाँ पाई जाती है? अर्धशुष्क में या फिर शुष्क के अंदर? शुष्क के अंदर एरिडो और अर्धशुष्क के अंदर इनसेप्टिसोल पाई जाती है। इनसेप्टिसोल अर्धशुष्क के अंदर और शुष्क के अंदर एरिडोसोल। पश्चिमी राजस्थान पूरे में पूछा जाए तो एंटीसोल मिट्टी पाई जाती है। तो इसका उत्तर होगा 2 नंबर। मृदा में लवणीयता की समस्या का क्या समाधान है? शुष्क कृषि विधि, खेतों में जिप्सम रॉक फॉस्फेट का उपयोग, समूचे रेखाओं के अनुसार कृषि या फिर वृक्षारोपण। इसका सही उत्तर क्या होगा? खेतों के अंदर जिप्सम और रॉक फॉस्फेट का क्या किया जाए? प्रयोग किया जाना चाहिए। शुष्क सागवान के वन सर्वाधिक किस जिले में पाए जाते हैं? बार बार ये प्रश्न आ रहा है, सागवान, तो यहाँ थोड़ा सा समझ लीजिए। सागवान वन जब भी आता है तो सही उत्तर होगा बांसवाड़ा, और सदाबहार जब भी आता है, सदाबहार, तो याद रखना माउंट आबू। हरित राजस्थान की योजना की शुरुआत कब की गई थी? 8 में, 9 में, 10 में या फिर 11 के अंदर? सही उत्तर होगा इसका 2009 को हरित राजस्थान योजना की शुरुआत की गई। राजस्थान में सर्वाधिक वन किस जिले में पाए जाते हैं? उदयपुर के अंदर, जयपुर के अंदर, अजमेर के अंदर या फिर पाली के अंदर? तो ये राजस्थान के अंदर सबसे ज़्यादा वन किस जिले में पाए जाते हैं? उदयपुर जिले में पाए जाते हैं। तो यहाँ पर आज की इस टेस्ट सीरीज़ को क्या करते हैं? आज की इस टेस्ट सीरीज़ को यहीं पर समाप्त करते हैं। आप बताइए आज का आपका स्कोर क्या रहा, और आप निरंतर इस टेस्ट सीरीज़ के माध्यम से अपने ज्ञान में वृद्धि करते रहें। हम इसी उम्मीद के साथ इस टेस्ट सीरीज़ को और भी अच्छा बनाने का प्रयास करते रहेंगे। धन्यवाद।